हेलो एवरीवन। तो आइए हम आ गए हैं हमारे AWS के इंटरमीडिएट कोर्स में। हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 14। तो लास्ट वीडियो में हम IAM के बारे में पढ़ रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखा था वहाँ पे। तो IAM के बारे में थोड़ा और जानेंगे यहाँ पे। मैं आ गया हूँ अपने IAM के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे हमने अच्छे से यूज़र ग्रुप्स, यूज़र्स, रोल्स और पॉलिसीज़ वगैरह हमने देखा था। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी कुछ इसके बारे में समझा भी था कि कैसे हम रोल्स को एज्यूम कर सकते हैं और इसके थ्रू कैसे हम बिना पासवर्ड के या बिना परमिशन के किसी यूज़र को कैसे हम कोई काम के लिए एज्यूम करा सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। सबसे पहले जानते हैं आइडेंटिटी प्रोवाइडर। तो जैसे ही आप किसी कंपनी में हायर होते हैं एज AWS आर्किटेक्ट और डेवऑप्स में, तो आप देखोगे वहाँ पे किसी भी तरीके का आपको मतलब रूट का जो यूज़र है वैसा इंटरफेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है आपको, जैसे मैं अभी रूट के अकाउंट से लॉगिन हूँ मैं, ठीक है, तो ऐसा आपको वहाँ पे देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा एक SSO यूज़र, माइट भी वो हो सकता है कि एज्योर AD हो या ऑफिस 365 का लॉगिन हो या और किसी ऑक्टा या किसी थर्ड पार्टी जो भी जैसे गूगल वगैरह है, तो आप वैसा कुछ वहाँ पे देखने वाले हैं। वहाँ पे आपको जैसे ही आप लॉगिन करोगे AWS के अपने कंसोल पे, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या परमिशंस हैं और आप क्या काम कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ तो हम अपने जैसे ग्रुप्स में जाके आप किस यूज़र ग्रुप के मेंबर हैं वो सब देख के आपको समझ आ जाएगा कि आप किसके मेंबर हैं और आपको क्या करना है। मोस्टली आपको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दिया जाएगा, एंटरप्राइज नहीं दिया जाएगा, वो बात अलग है। बट उस तरीके से मतलब जो हमने आज तक जो पढ़ा है हमने, उसके थ्रू आप अपना एक्सेस अच्छे से जान सकते हैं। तो इस पे कई बार ना आप मतलब कंफ्यूज मत होना कि SSO लॉगिन है तो मुझे क्या एक्सेस है वहाँ पे, कैसे काम होगा। जो SSO की लॉगिन है या जो आप थर्ड पार्टी से लॉगिन करते हो AWS पे, वो कैसे करते हैं वही सब हम आज पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे मैं ऐड प्रोवाइडर करता हूँ तो यहाँ पे आपको SAML और OpenID कनेक्ट ये दो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। जो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है उसके बारे में, तो AWS ना आपके बहुत फेडरेशन और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट करता है। ऐसा आप मान के चलें कि जैसे एक्टिव डायरेक्टरी अगर आपके पास है या आपके पास गूगल का जो प्लान होता है, अगर वो सब चीज़ें आप यूज़ करते हो, आपके पास हज़ारों यूज़र्स हैं, तो कैसे उनको मेंटेन करेंगे। क्या होगा अगर जैसे कि आपके पास हज़ारों यूज़र्स हैं, तो उसी के लिए हम आइडेंटिटी फेडरेशन यूज़ करते हैं। मोस्टली कंपनियों में आजकल यही चलता है। थोड़ा इसके बारे में जानेंगे कि आइडेंटिटी फेडरेशन करता क्या है। तो जैसा कि हमने जो प्रोवाइडर्स है उसके अंदर हम उसको समझ रहे थे। जो आइडेंटिटी फेडरेशन होता है वो क्या करता है ना, जैसे कि आपका एक्टिव डायरेक्टरी है, गूगल है, तो एक ट्रस्ट बनाता है आपके AWS और आपके आइडेंटिटी प्रोवाइडर, चाहे वो एक्टिव डायरेक्टरी हो या गूगल हो। ये करता है यूज़र के बिहाफ पे लॉगिन कराता है और आप जो क्रेडेंशियल है उसको रिटर्न करता है। इसके थ्रू आप एक्सेस कर पाते हैं आपके AWS के कंसोल को। थोड़ा और समझेंगे इसके बारे में। जैसे आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स है, इसके अंदर अमेजॉन कॉग्निटो आता है। ये रिकमेंडेड होता है आपके मोबाइल और वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए। ये काफ़ी सारा काम जो है ना, जो मतलब काफ़ी लंबा काम होता है मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर, वो सब चीज़ें ये अपने आप ही कर देता है। इवन ये सपोर्ट भी करता है आपके एनोनिमस साइन इन्स को। अगर आप चाहते हैं कि एनोनिमस साइन इन हो तो वो भी करता है। उसके बाद आता है वेब आइडेंटिटी फेडरेशन। जैसे कि आपके गूगल है, फेसबुक है, ये क्या सपोर्ट करते हैं, OpenID कनेक्ट, OIDC। तो इसके थ्रू भी आप अपने AWS के कंसोल को एक्सेस करा सकते हैं। इसके बाद आता है SAML 2.0। जैसे हमारा एक्टिव डायरेक्टरी है या एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज हैं, जैसे कि ADFS है, तो वो सब ना SAML 2.0 ही यूज़ करते हैं। उसके थ्रू भी आप आपके AWS के जो मैनेजमेंट कंसोल है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं।
और समझते हैं थोड़ा इसके बारे में। कुछ कस्टम आइडेंटिटी ब्रोकर भी होते हैं, जैसे ये तीनों आपके पास अगर नहीं है, आप ऐसा चाहते नहीं, आपके पास कोई कस्टम है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, जो कि कंपैटिबल हो आपके AWS के आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स के अंदर। मतलब जरूरी नहीं है कि गूगल ही हो या फेसबुक हो, और भी बहुत सारे सर्विसेज ऐसे होते हैं जो यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निटो का, मोबाइल एप्लीकेशन और गूगल लॉगिन के बारे में। तो कॉग्निटो जैसे हम मोबाइल डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें भी लॉगिन वगैरह चाहिए होता है ना। आप जैसे कोई भी ऐप खोलते हो तो लॉगिन विथ फेसबुक, लॉगिन विथ गूगल, ऐसा कुछ करता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं ना, पहले वो क्या करता है, रिडायरेक्ट करता है आपके ऑथेंटिकेशन और एक टोकन जनरेट करता है आपके आइडेंटिटी प्रोवाइडर, जो कि गूगल या आपका कुछ भी हो सकता है। इसके बाद ये क्या करता है, वो जो टोकन जो है वो एक्सचेंज करता है कॉग्निटो से। और कॉग्निटो का जो आइडेंटिटी पूल है, मतलब उसमें आप अपने एप्लीकेशन के लिए अलग अलग पूल्स बनाओगे, आपके पास 10 एप्लीकेशन तो 10 पूल्स बना सकते हो। तो उसके थ्रू क्या करता है, वो टोकन जनरेट करता है और जनरेट करने के बाद उसको एक्सचेंज करता है गूगल के टोकन से। उसके बाद एक टेम्प्रेरी क्रेडेंशियल्स आपके जनरेट हो जाते हैं STS के थ्रू, इसको हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। और जो STS के थ्रू जब आपको एक टोकन मिल जाता है, फिर आपको एक एक्सेस, टेम्प्रेरी एक्सेस आप बोल लें या फिर परमानेंट एक्सेस, आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो ये एक ओवरफ्लो है आपके कॉग्निटो का, जो कैसे मतलब किस तरीके से हम हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको हम यूज़ करते हैं। अगला देखते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। तो ये जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी है, एक हम जानते हैं कि एक प्रोप्राइटरी डायरेक्टरी सर्विसेज है माइक्रोसॉफ्ट का, इसके पीछे LDAP है, ठीक है, विंडोज सर्वर पे रन करता है। परमिशंस वगैरह आप हमने देखा है कि कैसे उसको आप एक्सेस करते हैं, कैसे रिसोर्सेज पे हम परमिशंस वगैरह लगाते हैं, ठीक है, ग्रुप पॉलिसीज वगैरह सब चीज़ें होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ये है प्रोडक्ट है, इसको हमने काफ़ी अच्छे से पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था। और इसमें ये भी मतलब जैसे हमने कहा ना, SAML 2.0 ये सपोर्ट करता है। आपके जो भी डेटा वगैरह हैं वो स्टोर होते हैं यूजर्स, ग्रुप्स, एप्लीकेशंस या डिवाइसेस के रूप में, और भी कई तरीके से होते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, जैसे कि मैं एक्टिव डायरेक्टरी की बात कर रहा था कि कैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी को भी इंटीग्रेट वगैरह कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि ऐड प्रोवाइडर पे जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आपने देखा कि यहाँ पे SAML या OpenID आपको यूज़ करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये OpenID तो हम तब यूज़ करेंगे जब फेसबुक या गूगल जो कि OIDC यूज़ करता है उस पर, ठीक है। बाकी SAML के लिए यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है कि मेटा डेटा डॉक्यूमेंट वगैरह बोल रहा है, तो ये सब आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है, ये आपकी एक्टिव डायरेक्टरी से ही मिलेगा, ठीक है। आप वहाँ पे इसको जनरेट करेंगे, उसके थ्रू इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, तो फिर अपने आप कनेक्टिविटी आपका बन जाएगा। एक बार इसको समझते हैं कि डायरेक्टरी सर्विसेज, अगर IAM की AWS की बात करें तो वो कैसे हो पाएगा। तो एक बार मैं क्या करता हूँ ना, डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर जाता हूँ, एक बार समझता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये भी एक सर्विस है आपका, होप ये कुछ डायरेक्टरी रिलेटेड आपको देगा। इस पे हमें क्या करना है, सेटअप डायरेक्टरी पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। अब ये क्या ऑप्शंस है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी हम बात कर रहे थे अमेजॉन कॉग्निटो यूजर पूल, सबसे पहले इसी को समझते हैं ये कैसे काम करता है। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ ये, फिर नेक्स्ट करता हूँ, ये देखिए एक नया कंसोल में खुलेगा, क्योंकि ये अलग ही सर्विस है, आपका इससे इंटीग्रेटेड नहीं है, ये अलग ही आपको बताएगा कि क्या चीज़ें हैं। ये फेडरेटेड आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स है, कॉग्निटो यूज़र पूल है, आप जिसमें चाहे उसमें स्विच कर सकते हैं। कहने का मतलब है आप इसको भी फेडरेट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं ये करना नहीं चाहता। यहाँ पे क्या है, कॉग्निटो यूजर पूल साइन इन ऑप्शंस, तो यूजर से भी कर सकता है, ईमेल से भी कर सकता है या फ़ोन से भी कर सकता है। मोस्टली हमने देखा है ना कई सारे उसमें कि ईमेल से या फ़ोन नंबर से लॉगिन करा देते हैं आजकल के जो एप्लीकेशन है, वो सब इसी तरीके से होता है। वो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कैसे काम करता है। पूल बनता है इसके अंदर, जैसे कि मैं फ़िलहाल करता हूँ ये तीनों, अगर मैं सिलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉग्निटो के डिफ़ॉल्ट यूज़ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रिक्वायरमेंट, आप अपने हिसाब से जो कस्टमाइज भी कर सकते हो। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी रख सकते हो इसके अंदर, आपके जो एप्लीकेशन है, खासकर आपने देखा होगा जो बैंकिंग के एप्लीकेशंस होते हैं, और गूगल फेसबुक भी होता है जिसमें आपका MFA चलता है, तो आप उसको यहाँ पे इंक्लूड भी कर सकते हो।
मतलब रिकमेंडेड कर सकते हो, या आप चाहो तो उसको हटा भी सकते हो। बाकी आपको ये करना चाहिए, अगर आप कोई एप्लीकेशन है तो इसको इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। MFA मेथड जो ऑथेंटिकेटर के जो ऐप्स होते हैं, ऑथेंटिकेटर ऐप्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का आता है, गूगल का आता है, और भी कई सारे थर्ड पार्टी आते हैं। SMS के थ्रू भी आप कर सकते हो, बस इसका क्या है, थोड़ा चार्जेस आपको लेना पड़ेगा, लगेगा उसके अंदर। कुछ रिकवरी के भी यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, और डिलीवरी मेथड आप सेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं फिर नेक्स्ट करता हूँ, देखते हैं और क्या चीज़ रहता है यहाँ पे। यू मस्ट चूज़ MFA मेथड, चलो ठीक है, यहाँ पे ये चूज़ कर दिया। नेक्स्ट करते हैं सेल्फ सर्विस साइन अप। तो जैसे कि खुद ही साइन अप करना होता है ना, वहाँ पे साइन अप बाय फ़ोन नंबर, ईमेल, जीमेल, फेसबुक ऐसे आता है। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अभी करता क्या है ये हमें समझ आना चाहिए कि देखिए एस का रीजन बता रहा है, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फ्रॉम ईमेल एड्रेस, मतलब जैसे वो साइन अप करेंगे तो कुछ उसको भी ईमेल जाना चाहिए ना उनको, कि आपका साइन अप हो गया है, क्लिक टू वेरीफाई, ऐसा कुछ। तो आपको अपना यहाँ पे ईमेल वगैरह यहाँ पे सेट करके रखना होगा। SMS वगैरह का जो है वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। SMS यहाँ से भेजा जाता है, बस ये कि आपको थोड़ा सा उसके लिए पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे। कुछ IAM का रोल्स वगैरह है यहाँ पे, ये आपको सेट करना होगा। ये ईमेल आईडी आपको सेट करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा ना, एक पूल बना देगा। पूल में क्या होगा, उस पूल के अंदर जैसे आपने ये जैसे सेटअप करेंगे तो जो भी ऑथेंटिकेशन होगा उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आप वहाँ पे देख पाओगे। कौन सा यूज़र है, कि किस किस ने साइन अप कर लिया, किसने लॉगिन किया, वो सब चीज़ें आप अच्छे से उसको चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं वापस डायरेक्टरी सर्विसेज के पेज पे जाऊं तो ये देखिए AWS मैनेज्ड माइक्रोसॉफ्ट AD। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जैसे आपका ऑन प्रेमिसेस, देखो कोई भी कंपनी जब माइग्रेट करती है ना, तो वो आप ये कह लें कि उनके पास, मोस्टली कंपनियों के पास एक्टिव डायरेक्टरी तो होता ही है, ठीक है। कोई बड़ी कंपनी हो इसके अंदर ये होगा ही। मान के चलो माइग्रेट कर रहे हैं AWS में, ठीक है, या मान के चलो उनका ऑलरेडी माइग्रेट हो चुका है, वो हाइब्रिड यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करते होंगे वो? इसी तरीके से यूज़ करते हैं। 2-3 तरीके समझते हैं। एक तो ये है कि जो आपका एक्टिव डायरेक्टरी आपका ऑन प्रेमिस में पड़ा हुआ है, मतलब जो आपके खुद जो अपने डेटा सेंटर है, पुराना डेटा सेंटर है, वहाँ पे आपने रखा हुआ है, उसको आप ये चाहते हैं उसको एक्सटेंड करें कि AWS में भी कुछ होना। आप देखो यहाँ पे एप्लीकेशन जो भी है, अगर यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन है, आपके EC2s वगैरह है, तो ऑथेंटिकेशन कहाँ से लेगा? वो आपके हाइब्रिड में जो, या फिर अगर हाइब्रिड एनवायरनमेंट नहीं है आपका, तो आपके ऑन प्रेमिसेस सर्वर से वो लेगा। लेकिन सर्वर्स यहाँ पे भी बनाना जरूरी है ना, क्योंकि इसका भी तो एक अलग नेटवर्क है, ये भी AWS का भी अलग से नेटवर्क। अगर यहाँ पे एक सर्वर आप बैठा दें तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि क्विकली वो ऑथेंटिकेट हो पाएगा, आपके सर्वर्स वहाँ के जो ऑन प्रेमिस सर्वर है वहाँ तक जाएगा ही नहीं। तो बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड है कि आपको यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी के सर्वर्स बनाने पड़ेंगे। बनाने के 2 तरीके हैं। EC2 में आप बना लो, एक बना लो, उसमें 2-3 उसके और उसके जो सपोर्टेड सर्वर्स हैं या चाइल्ड डोमेन्स हैं या जो मेन सर्वर्स के और भी रेप्लिकेशंस हैं, रेप्लिकेटेड हैं, वो भी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मतलब मल्टीपल डोमेन्स आप 2 कम से कम बना के रखो, 2 यहाँ पे बना के रखो AWS पे, और 2 या 3 आपका ऑन प्रेमिस में तो चलेगा ही। अगर आप माइग्रेट कर रहे हो तो AWS के में ज़्यादा रखो, वहाँ पे कम रखो। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है। पहला तरीका मैंने बताया कि EC2 है। दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे जो एक्टिव डायरेक्टरी बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्टिव डायरेक्टरी बनाओगे, लेकिन ये जो मैनेज करेगा ना, जो भी इसका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, जो भी चीज़ें, वो एक्टिव डायरेक्टरी करेगा। मतलब होस्टेड देगा आपको, वो खुद मैनेज करेंगे। आपको सिर्फ आपका जो RSET टूल है, जो रिमोट जिसमें हम कनेक्ट करते हैं ना हमारे विंडोज़ के एक्टिव डायरेक्टरी को, उस टूल से आपका इसका जो एंड पॉइंट मिलेगा उसको आपको कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के बाद उसको आप अपने ऑन प्रेमिस जो एक्टिव डायरेक्टरी के सर्वर से उससे आप कनेक्ट करा लेंगे। तो एक ही फॉरेस्ट में मल्टीपल आपके डोमेन कंट्रोलर बन जाएंगे यहाँ पे, और ये जल्दी ख़राब होने वाला है नहीं। तो जो भी ऑथेंटिकेशन है यहाँ से ले लेगा। एक तो मैंने बताया EC2, दूसरा ये है। तो इस तरीके से आप एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पे बना सकते हो। एक और है यहाँ पे सिंपल AD। अब ये समझते हैं ये क्या चीज़ है। ये आपका, जैसे हमने सांबा पढ़ा था हमारे लाइनक्स के क्लासेस में, तो ये सांबा का सिंपल AD है। ये बहुत सारे काम करता है, ये सेम एक्टिव डायरेक्टरी की तरह होता है, हमें जानते हैं। बट जैसे
आपके एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ना, सॉरी, जो एक्टिव डायरेक्टरी का जो कई सारे उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं ना, या आप कह लो कि माइक्रोसॉफ्ट का फुल फ्लेज जो आप कह लें फीचर्स जो है वो ये है। यहाँ पे आपको पूरा फुल फ्लेज मिलेगा। हाँ, लेकिन सिंपल एडी यहाँ पे इसलिए बोला गया क्योंकि ये सांबा में है और थोड़ा सा छोटा होता है। ये किस चीज़ से काम आता है? हाँ बिल्कुल, वो भी काम कर सकता है, जैसे कि आपके जो ऑन प्रेमिसेस है उसके उसको इससे आप कनेक्ट कर लो, हाँ वो हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि आप चाहोगे कि आपका AWS जो है वो थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन रहे। तो आप ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप EC2 में बना लो, 2 इंस्टेंस बना लो आपके एक्टिव डायरेक्टरी के, या इसको बना लो। बट सिंपल एडी ये मतलब तब काम करता है जब कई सारे ऐसे सर्विसेज होते हैं AWS में जिसको एक्टिव डायरेक्टरी या डायरेक्टरी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन के लिए। जैसे कि आपका एक सर्विस है यहाँ पे, उसको कहते हैं वर्क स्पेसेस। ठीक है, वर्क स्पेसेस। ये जो वर्क स्पेसेस है यहाँ पे डेस्कटॉप्स इन द क्लाउड, ये क्या करता है? जैसे अभी कभी आपने सुना होगा सिट्रिक्स के जो जेन डेस्कटॉप होता है, या माइक्रोसॉफ्ट के भी ऐसे आते थे VDI इन्वायरमेंट। तो ये VDI इन्वायरमेंट है, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आप चाहते हो कि आपके जो यूज़र्स वगैरह हैं वो उनको आप एक मशीन दो जो आपके AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर के ही अंदर रहे, और वो विंडोज़ 10 हो या 11 हो, और वहाँ पे वो काम करे, ना कि अपने लैपटॉप में। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, एक एजेंट डाल दोगे, या आप कह लो कि एक सॉफ्टवेयर डाल दोगे अमेजॉन वर्क स्पेसेस का, जिसको क्लाइंट टूल भी कहते हैं। वहाँ से कनेक्ट करके ना वो क्या करेंगे, आपके AWS में बने हुए एक वर्चुअल मशीन जो कि फुली डेस्कटॉप की तरह उनको एक्सपीरियंस देंगे। ठीक है, तो उस पर लॉगिन करके वो काम कर पाएंगे। तो वो होता है VDI, इसके बारे में पढ़ेंगे कभी आगे। बट इसके जो ऑथेंटिकेशन है, जो सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन है, वो कहाँ से आता है? वो यहाँ से आता है, सिंपल एडी से। मतलब आप यहाँ पे यूजर्स बनाओगे, वो आपके ऑथेंटिकेट करके जो यूज़र्स हैं उनको आपका जो उनके वर्क स्पेसेस है उसमें ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारे सर्विसेज हैं जिसके लिए कोई ना कोई डायरेक्टरी सर्विसेज चाहिए होती है। आप चाहें तो वर्क स्पेस में चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि चेंज नहीं कर सकते। आप वर्क स्पेस जब बनाते हो ना, तो वहाँ पे अगर आपके पास कोई भी वर्क स्पेस नहीं है तब तो आप सिंपल एडी अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे चीप है और इसमें ज़्यादा पैसे लगते भी नहीं है। हाँ, जैसे अब वर्क स्पेस आप क्रिएट कर रहे हो, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक्टिव डायरेक्टरी ये वाला मैनेज वाला लेना थोड़ा सा बेवकूफ़ी है, क्योंकि काफ़ी इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे आपको। तो इसीलिए अमेज़ॉन ने सिंपल एडी का कंसेप्ट रखा हुआ है, जहाँ पे आप सैम्बा सर्वर यूज़ करते हो और उसके थ्रू आप जितने भी आपके वर्क स्पेसेस के यूज़र हैं उसको ऑथेंटिकेट करा सकते हो। ये मतलब कई मायनों में बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे आप चाहते हो कि सिर्फ AWS पे मान के चलो, ऑन प्रेमिसेस सब चीज़ आपका ऑन प्रेमिसेस में ही है। आप मान के चलते हो कि सिट्रिक्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या सिट्रिक्स को आपको रिटायर करना है, सिट्रिक्स को हटाना है, मान के चलो। बहुत लोगों ने चेंज कर भी दिया, क्योंकि आज की डेट में ना सब क्लाउड में मूव हो गए हैं। जैसे एज्योर की बात करें तो वहाँ पर भी AVD होता है, और यहाँ पे हमारा वर्क स्पेसेस होता है। दोनों एक ही हैं, दोनों वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर का ही काम करते हैं। तो आप चाहते हो कि एक्टिव जो AWS है वहाँ पे आप जितने भी आपके यूज़र हैं उनको डेस्कटॉप प्रोवाइड करें। तो ऐसे सिचुएशन में सिंपल एडी ही यूज़ होता है। बाकी जब भी आप वर्क स्पेस बनाते हो तो आप अपना खुद का जो ऑन प्रेमिस है, या जो आपने AWS पे कुछ और एक्टिव डायरेक्टरी के जो बना रखे हैं इंस्टेंसेस, उससे भी ऑथेंटिकेट करा सकते हैं। अगर वो बिल्कुल नहीं है आपके पास, एक्टिव डायरेक्टरी बिल्कुल नहीं है, तब ये ऑप्शन आपको AWS देता है कि आप सिंपल एडी यूज़ करें, आपको कम से कम खर्चे आएंगे। अगला देखते हैं AD कनेक्टर। अब AD कनेक्टर क्या है? ये क्या करता है ना, AD कनेक्टर प्रॉक्सी है, रिडायरेक्ट करता है आपके डायरेक्टरी के रिक्वेस्ट को। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये क्या करता है, एज अ प्रॉक्सी है। ये जब आप यूज़ करते हो या जब चूज़ करोगे ना, तो इसका मतलब ये हो गया AWS के बीच में एक AD कनेक्टर नाम का कोई आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। वो क्या करेगा, एज अ प्रॉक्सी आपके जो डायरेक्टरी के जो सर्वर्स हैं उनको रिक्वेस्ट भेजेगा। मतलब आपकी एक्टिव डायरेक्टरी को कनेक्ट करता है ये। और आपका जो भी जैसे कि मैं बताया था वर्क स्पेस है, तो वर्क स्पेस को अगर आप चाहते हो ऑन प्रेमिसेस से कनेक्ट करने, तो AD कनेक्टर के थ्रू आप ये काम करवा सकते हो। बाकी अमेजॉन कॉग्निटो तो हमने पढ़ रखा है क्या है। तो इस तरीके से आपको ना, जो भी कोई भी बड़े इंटरप्राइज है उसमें आपको ऐसे डायरेक्टरी सर्विसेज आपको मिलेंगे। इसको और हम जानेंगे प्रैक्टिकल्स के थ्रू।
तो चलिए डायरेक्टरी सर्विसेज टाइप्स के बारे में और अच्छे से समझ लेते हैं। जो AWS का मैनेज्ड माइक्रोसॉफ्ट का जो AD होता है वो मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी होता है आपके क्लाउड पे। ये क्या करता है, कनेक्ट कर सकता है, ट्रस्ट कर सकता है आपके एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रेमिसेस सर्वर्स को। ये जो है हमारा जो मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी है ना, ये अपना मैनेज जो है ये AWS करता है। यूज़र्स को ऑथेंटिकेट करता है ये, और ऑन प्रेमिसेस और आपके जो AWS पे हैं उनके रिसोर्सेज को आराम से ये देख सकता है। ये अगला और एक काम और करता है जिसको हम समझ सकते हैं। यूज़र जो है आपके वो ऑन प्रेमिसेस या आपके AWS दोनों पे वो ऑथेंटिकेट हो सकते हैं। आपके जो शेयर पॉइंट है, .NET के एप्लीकेशंस हैं, SQL सर्वर के वर्कलोड्स हैं, तो वो सब भी ये आपको करके देता है। दूसरी तरफ ये आपका ऑन प्रेम AD और आपका AWS मैनेज्ड माइक्रोसॉफ्ट AD, इसके बीच में आप, जैसे मैंने पहले बताया था, ट्रस्ट इनेबल कर सकते हो। इसके अंदर ऑथेंटिकेशन आप जिस जगह से, मतलब जैसे होता है ना कि जो पास के सर्वर्स होगा, कोई यूजर्स आपके हैं तो वो ऑथेंटिकेट जो पास के सर्वर वहाँ से करा सकते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा AD है, कनेक्टर है, वो क्या करता है, प्रॉक्सी होता है। ये अभी जस्ट हमने पढ़ा था। ये सिर्फ आपके जो रिक्वेस्ट है उसको रिडायरेक्ट करता है ऑन प्रोमिसेस आपके एक्टिव डायरेक्टरी की तरफ। यूज़र्स और जो भी वहाँ पे रिसोर्सेज है वो मैनेज होता है आपके ऑन प्रेमिसेस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र जो है प्रॉक्सी के थ्रू AD कनेक्टर से जुड़ता है और वहाँ से ऑथेंटिकेशन वगैरह ले। चलिए थोड़ा SSO के बारे में जान लेते हैं। और जो AWS का सिंगल साइन ऑन है, जैसे कि आपके डेव टेस्ट प्रोडक्ट के जो अलग अलग अकाउंट्स हैं, या आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो ऑन प्रेमिस जो आपका एक्टिव डायरेक्टरी है उसके थ्रू, कस्टम SAML जो आपके एप्लीकेशन है उसके थ्रू AWS का सिंगल साइन ऑन आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपके बिजनेस क्लाउड एप्लीकेशन लाइक ऑफिस 365 है, स्लैक है, आपका ड्रॉपबॉक्स है, गिटहब है, वो सब भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो AWS के सिंगल साइन ऑन से। चलिए थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि एक अकाउंट का तो समझ आता है। मान के चलो आपके पास काफ़ी सारे अकाउंट है AWS के, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, और कैसे उसको एक जगह पे ही सबको उसको मेंटेन करना होगा। तो ये भी IAM का ही पार्ट है। वो ऑथेंटिकेशन के अंदर ये सब आते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होते हैं जिसको हम थोड़ा जानेंगे और समझेंगे। उसके लिए होता है हमारा AWS ऑर्गेनाइजेशन। अभी समझते हैं ये क्या चीज़ होता है। मल्टीपल अकाउंट्स आपके क्रिएट करता है। एक आपका रूट अकाउंट होगा जिसको मास्टर बिलिंग अकाउंट भी कहते हैं। इसके अंदर आप अलग अलग अकाउंट, जैसे कि IT डिपार्टमेंट का अकाउंट अलग से बना सकते हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग से एक अकाउंट बना सकते हो, और एक और कंसेप्ट है इसके अंदर OU वाला। OU जैसे कि होता है ना, एक ग्रुप आप मान के चलो, जैसे हमारा एक्टिव डायरेक्टरी में होता है वैसे ही कुछ है। और इसके थ्रू आप चाहो तो दो सिमिलर या एक जैसे टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या फिर जो आपके जो अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि लीगल डिपार्टमेंट है, आपका HR डिपार्टमेंट है, तो उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। एक ही मतलब अलग अलग बना सकते हो, लेकिन उस OU के अंदर डाल सकते हो कि वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसके अलावा जो पॉलिसीज़ हैं वो OU लेवल पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी में ग्रुप पॉलिसीज़ करते हैं, ऐसे ही कुछ है। ये थोड़ा सा समझते हैं इसको। ये जो पॉलिसीज़ को हम कहते हैं SCP सर्विस कंट्रोल पॉलिसी। ये क्या करता है, ये यूज़ होता है आपके AWS ऑर्गेनाइजेशन में। डिफाइन करता है ये आपके AWS सर्विसेज और उसके एक्शंस को, कि इसको अलाउ करना है या डिसअलाउ करना है। ये एक्चुअल में क्या है ना, ये आपको एक एडिशनल सिक्योरिटी लेयर देता है आपके IAM के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज़ है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको समझते हैं। अगर मैंने OU के बेस पे या किसी अकाउंट पे मैंने डिनाई लगा रखा है कि वो क्रिएट ना कर पाए EC2 इंस्टेंसेस को, तो वो HR वाला वो काम बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वो उसका काम जो है वो मतलब हम एक लिमिट कर सकते हैं उसको। इसी तरीके से जो IT डिपार्टमेंट का बंदा है वो डिनाई कर सकता है अपडेट टू क्लाउड ट्रेल। तो इस तरीके से अलग अलग आप पॉलिसीज़ वगैरह अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप बना सकते हो। जैसे एक्टिव डायरेक्टरी में पॉलिसीज़ बनाते हैं, ऐसे कुछ है। बट जो
ये जो है ये अकाउंट लेवल पे है आपका। थोड़ा सा ना AWS ऑर्गेनाइजेशन का इसका थोड़ा हम ये ग्राफ देख लेते हैं कि कैसे ये चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है मेरा, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो है आपका मास्टर अकाउंट है, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रूट्स। इसके अंदर आप यहाँ पे देख रहे होगे, इसके अंदर ये एक अकाउंट जुड़ा हुआ है टेस्ट अकाउंट, एक यहाँ पे डेव है और एक यहाँ पे प्रॉड है। तो इस तरीके से इसका हियरार्की होता है। ये जो आपका मास्टर अकाउंट है यहाँ पे, इस पे ही ना आपका SCP लगा होता है, ठीक है। इसको हम सर्विस कंट्रोल पॉलिसी कहते हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे इसके नीचे आपको कुछ अकाउंट मिलेंगे। कहने का मतलब है ये जो है ना डेव, टेस्ट, प्रॉड, ये आपके OU है। किसी OU में एक अकाउंट होगा, किसी में दो हो सकते हैं। तो डेव जो अकाउंट है उसमें दो अकाउंट है इसके अंदर, डेव नाम का जो OU है उसमें। और इसके अंदर जो है लास्ट में आपके ये रिसोर्सेस आपको दिखाई देंगे। थोड़ा सा इसको ना और एक बार डीप में लेके देखते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे को। ये मास्टर पेयर अकाउंट है, ये हमारा मास्टर पेयर अकाउंट है जो रूट अकाउंट कहते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे लॉग्स आ रहे हैं, लॉग्स IAM यूज़र के थ्रू आ रहा है, एज्यूम कर रहा है रोल को विथ MFA, ठीक है। सेकंड कर रहा है कस्टमर मास्टर अकाउंट। तो होता ही है ना, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो तो आपके जो लॉग्स वगैरह हैं वो अलग आपके बन जाएंगे, और वहाँ से ना आप सेंट्रलाइज लॉगिंग, मतलब जो भी आपके सिस्टम के लॉग्स वगैरह हैं, क्लाउड ट्रेल वगैरह है, उसको आप एक जगह पे ला सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मास्टर अकाउंट है, जिसको जो बिलिंग यूज़र है ना वही इसको यूज़ कर पाएगा बिलिंग वगैरह जो देखने के लिए। यहीं से ये वाले जितने भी यूज़र्स हैं या इस अकाउंट के अंदर कोई भी बिलिंग को देख नहीं पाएगा। यहाँ पे एक OU है, ठीक है, और यहाँ पे SCP लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन जो दे रहा है यहाँ पे, कस्टमर का जो मास्टर अकाउंट है, मतलब जैसे मेरा रूट अकाउंट है, ठीक है। तो मेरा जो रूट अकाउंट है वो क्या करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा रूट अकाउंट है ये वाला। तो ये जो मेरा रूट अकाउंट जो है मेरा, एक IAM यूज़र के थ्रू एज्यूम करता है रोल को, ठीक है। उसके थ्रू क्या होता है आपका, यहाँ पे एक लॉग, ये जो लॉग है ना ये यहाँ पे आपके सेंट्रलाइज हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जैसे ही आप क्या है यहाँ पे ना एक IAM यूज़र के थ्रू जैसे एज्यूम करोगे रोल को और ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक न्यू जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। इसी के अंदर आपके और अलग अलग अकाउंट्स बनेंगे। जैसे ये एक OU बना दिया है, फिर उसके बाद ये वाला OU बनेगा, फिर ये वाला। इसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, कस्टमर चाइल्ड अकाउंट, ये आपके चाइल्ड अकाउंट्स हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी कस्टमर चाइल्ड अकाउंट है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ये जो कलर जो दिखा रहा है कस्टमर, ये जॉइंट और ये पार्टनर, तो ये वाला जो है ना IAM बिलिंग यूज़र ये पार्टनर है। ये दिखा रहा है जॉइंट। जॉइंट कहने का मतलब है कि ये वाला जो अकाउंट है, जो लॉग्स वाला जो आपका अकाउंट बनेगा, ये जॉइंट होगा। कहने का मतलब ये जो यहाँ से जो आ रहे हैं ना, इसके जो लॉग्स हैं यहाँ से जो आ रहे हैं, ये सब इसी के अंदर जाएंगे, ठीक है। लॉग सेंट्रलाइज हो जाएगा। तो ये वो चीज़ है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि ये कैसे आगे हम इसको और आगे से अच्छे से इसको समझ सकते हैं, इसके कैसे काम करेगा। जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हो AWS का आपका रूट अकाउंट है, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है, जैसे कि मेरे पास जो एक्सेस है, या यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि ये जो है ये आपका 3 इंजीनियर ऐसे हैं जिनके पास क्या है, एडमिन का या रूट का एक्सेस है इनके पास। और इसके अंदर आप यहाँ पे देखोगे ये आपका AWS का रूट अकाउंट है, जहाँ पे कंसोलिडेट बिलिंग हो जाएगा, आपका अकाउंट मैनेजमेंट हो जाएगा, क्रिएट और इनवाइट AWS अकाउंट। तो जो और अकाउंट आप चाहो तो उसको इनवाइट वगैरह यहाँ पे कर सकते हो।
इसके थ्रू मैं देख रहा हूँ, जैसे ये बिलिंग का बता रहा है यहाँ पे, तो ये इस तरफ जा रहा है, तो बिलिंग सेंट्रलाइज हो जाएगा इसका आपका, और ये आपके सबके अकाउंट होंगे जो कंट्रोल होगा किससे, एससीपी के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी आपके अकाउंट है वो एससीपी के थ्रू ही कंट्रोल होने वाले हैं यहाँ पे, ये रहा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके जो रिसोर्सेज हैं, जैसे ये है, ये EC2 है, RDS है, ये आपकी जैसे ये टेस्ट इन्वायरमेंट है, ये आपका टेस्ट इन्वायरमेंट है, यहाँ पे आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है। तो जैसे कि ये जो सॉप नाम का कोई इनका एप्लीकेशन होगा टेस्ट अकाउंट में, वैसे ही सॉप नाम का प्रोडक्शन वाले अकाउंट में भी बनेगा। इसी तरह इन्वॉइसिंग का है जो टेस्ट के नाम से बनेगा, और आपके प्रोडक्शन में भी सेम इसी तरह बनेगा। तो इस तरीके से ना एक्चुअली में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वैसे उसके जो डायग्राम है या जो फ्लो चार्ट बोल रहे हैं, तो ये इस तरीके से ही बनता है। आप इसको समझने की कोशिश करें ये कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है मेरा ये रूट अकाउंट है। रूट अकाउंट के अंदर आपको कंसोलिडेटेड बिलिंग मिल जाएगा, लॉगिंग मिल जाएगा, लॉगिंग आप अलग से कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जितने भी आपके अकाउंट्स होंगे, जैसे ये टेस्ट अकाउंट है, ये एक टेस्ट अकाउंट है, ये एक टेस्ट अकाउंट है, तो दोनों अकाउंट जो है एक जैसे ही जो इसके जो भी जो इसके अंदर रिसोर्सेज है उसको सेम रेप्लिकेट करेंगे या वैसे बनाएंगे सेम प्रोडक्शन के लिए भी। ये प्रोडक्शन का है, यहाँ पे बनाया गया है प्रोडक्शन के लिए। और इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये देखिए, टेस्ट के अलग है, 10 इंजीनियर इसको हैंडल करते हैं, और यहाँ पे प्रोडक्शन के अलग है, इसको 5 इंजीनियर हैंडल करते हैं। क्योंकि जो ये इंजीनियर हैं ऐसे आप मान के चल सकते हो कि ये जो डेवऑप्स के बंदे होंगे थोड़ा डेवलपमेंट के साथ मिलकर काम करते होंगे, और ये क्लाउड प्रैक्टिशनर होंगे या मतलब थोड़ा और अच्छे होंगे जो सिर्फ प्रोडक्शन को अच्छे से मेंटेन करते होंगे, मॉनिटरिंग करते होंगे। इनका काम थोड़ा अलग होगा, जो जो डेवलपमेंट वाले बंदे हैं उनके साथ मिलके काम करने का होगा, इसलिए ऐसा कुछ बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद हम एक चीज़ और देखना है हमारे को, वो देख लेते हैं। तो AWS के ऊपर ना जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मल्टीपल आपके जो अकाउंट्स हैं वो आपके हैंडल होते हैं, लेकिन अगर आपके और भी ज़्यादा अकाउंट्स हैं और उनको आप सेंट्रलाइज कहें कि कंट्रोल टावर से मैनेज करना चाहते हैं, तो ये कंट्रोल टावर का भी एक ऑप्शन होता है। ठीक है, कंट्रोल टावर क्या करता है ना, आपके जितने भी इंस्टेंसेस हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी आपके रिसोर्सेज वगैरह हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की मदद से देखो जो कंट्रोल टावर है उस पर क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन इनेबल, मतलब वो चाहिए, उसके बिना कंट्रोल टावर होता नहीं है। कंट्रोल टावर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसको हम पढ़ेंगे क्या फ़ायदा है इसका। तो ये एक बनाया गया है, एक इसका जो मैप है वो यहाँ पे आप देखेंगे, ये कंट्रोल टावर से सेंट्रलाइज हो रहा है और AWS ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये देखिए। तो कंट्रोल टावर में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो AWS कंट्रोल टावर विथ अकाउंट फैक्ट्री। यहाँ से ही ना आप क्या होता है कंट्रोल टावर में कि आप अकाउंट्स वगैरह बना देते हैं, और या तो इन्वाइट भी कर सकते हैं, और इसके थ्रू लॉग आपके अलग हो जाते हैं, ऑडिट आपके अलग हो जाते हैं। इसके बाद जो आपका नेटवर्क के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो अकाउंट्स हैं वो अलग हो जाते हैं, OUs जो है उसके अंदर आपके अलग जो अकाउंट्स हैं वो बनते हैं। यहाँ पे देखिए BU अकाउंट है ये कोर OU के अंदर, यहाँ पे बिजनेस यूनिट का OU है, BU अकाउंट है ये B, और ये आपका एक रीजन है, रीजन के अंदर देखिए इस तरीके से इसको बनाया गया है। आप इसको समझ भी सकते हैं कि किस तरीके से इसको काम हम करते हैं। जो कंट्रोल टावर जो होता है आपका ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है, ठीक है, और ये पूरा मैनेज करते हैं आपके पूरे अकाउंट्स को। कंट्रोल टावर के बारे में थोड़ा और देखते हैं हम। अभी हम ऐसे करते हैं, एक बार ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलते हैं, वो समझते हैं वो कैसे काम करता है, और उसके बाद कंट्रोल टावर भी हम देखेंगे। मैं चलता हूँ मेरे AWS के कंसोल में, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा AWS ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं यहाँ पे, देयर इज़ नो कॉस्ट टू यूज़ AWS ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी इसका पैसा आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है। ये थोड़ा इसके बारे में बताया है कि ये क्या है, कैसा है, हाउ इट वर्क्स, और अप्लाई पॉलिसीज़। थोड़ा सा ना हमें और अच्छे से हमारे को ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा। एक्चुअली जो हमने मतलब ये अभी तक से यही पढ़ा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है ना, आपको एक फ्रेमवर्क टाइप का देता है, मतलब पहले से बनाया कुछ चीज़ देता है, जो क्या करता है आपके जैसे OU वगैरह क्रिएट करने के, सेंट्रलाइज बिलिंग,
और कुछ सर्विसेज वगैरह हैं, सर्विस के पॉलिसीज़ वगैरह हैं, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, है ना, ये वो आपको एक सुविधा प्रोवाइड करता है, ठीक है। जिसके थ्रू जैसे आप चाहते हो कि MFA अकाउंट है आपका, सॉरी, आपका जो MFA है वो सभी यूजर्स में लागू हो जाए। कैसे हो पाएगा ये आपका AWS ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, SCP के थ्रू आप पॉलिसी ला सकते हैं। जैसे हमारा ग्रुप पॉलिसीज होता है ना एक्टिव डायरेक्टरी में, ऐसा ही कुछ ऐसा मान के चलो आप चलो। अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी नहीं पढ़ी तो प्लीज़ मेरा वो वाला जो वीडियो है वो प्लीज़ फॉलो करें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ऐसा क्यों जरूरत पड़ता है हमारे को कि पॉलिसीज़ वगैरह बनाने की। तो जैसे कि हर अकाउंट में जा के अलग अलग से पॉलिसीज बनाएं, ये थोड़ा ज़्यादा टीडियस काम है। ऐसे पॉलिसी जो सेंट्रलाइज आप सब जगह एक बार में एक साथ आप डालना चाहते हो, वो आप इस तरीके से उसको आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे पॉलिसीज भी हो सकते हैं जो आपको मतलब अकाउंट स्पेसिफिक ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, हर एक अकाउंट में, तो वो भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे हम अपने ग्रुप पॉलिसीज़ के थ्रू करते हैं वैसे आप मान के चलें। इसके मेन फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला तो अकाउंट मैनेजमेंट है, क्रिएट करता है आपके और मैनेज करता है आपके जितने भी मल्टीपल जो अकाउंट्स हैं एक लोकेशन पे, ठीक है। सर्विस कंट्रोल पॉलिसी से क्या करता है, आपको रेस्ट्रिक्ट करता है कई सारे एक्सेसेस को, जो यूज़र्स वगैरह हैं उसके, जो सर्विसेज वगैरह हैं, और नेशनल लेवल पे आपका बिलिंग का इसमें एक अच्छा रोल है कि आप सेंट्रलाइज बिलिंग का, जैसे आपके अलग अलग अकाउंट हैं तो हर अकाउंट का अलग बिल है, ये गलत है ना, तो सेंट्रलाइज बिलिंग भी आपको इसके अंदर मिलता है। एक और जो चीज़ है वो है OU भी आपको इसके अंदर मिलेगा। मतलब जैसे आप चाहते हो कि एक फोल्डर टाइप का बना दें, उसके अंदर फिर आपके अकाउंट्स रहें, तो ये बिल्कुल वैसे ही आपका है, और उस OU लेवल पे आप पॉलिसीज लगा सकते हो, एक ये भी है इसके अंदर। दूसरी तरफ देखा जाए जो हमारा AWS का कंट्रोल टावर है वो थोड़ा अलग चीज़ है। वो काम कैसे करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही काम करता है वो, ठीक है, लेकिन वो क्या है, एकदम हायर लेवल सर्विस है। क्या करता है वो, ऑटोमेट करता है आपके सेटअप को, मैनेजमेंट को, सिक्योर करता है आपके मल्टीपल AWS के अकाउंट को, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही है लेकिन उसके ऊपर है। ऊपर कैसे हो गया ये, हम वहाँ पे SCP सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज बनाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें गार्ड रेल्स होता है, गार्ड रेल्स भी एक इसके अंदर एक अलग से आपका सर्विस होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से दिखेगा एक्चुअली, जब हम AWS का कंट्रोल टावर बनाएंगे ना तो वो गार्ड रेल दिखेगा। तो SCP समझ लो, SCP टाइप होता है गार्ड रेल, तो उसके थ्रू आप ऑटोमेट करते हो आपके रूल्स को, सिक्योरिटी के लिए, गवर्नेंस के लिए, कंप्लायंस के लिए। एक एक्स्ट्रा इसमें और चीज़ मिलता है आपको, लैंडिंग जोन मिलता है। भाई लैंडिंग जोन है क्या, लैंडिंग जोन जो है जैसे एक आपको एक अलग से URL मिलेगा, वहीं से सब बंदे आपको जो भी आपके लोग हैं उस पर लॉग इन करेंगे, वहीं से सेंट्रलाइज, आप जैसे SSO करते हैं ना वैसे आप कुछ मान के चलो। ये कैसे काम करता है, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट सेटअप होता है इसका। मतलब ये और सिंप्लीफाई करता है ऑर्गेनाइजेशन में। आपको तो रूट के अकाउंट से आपको बनाना पड़ेगा। इसमें क्या है, एक बार आपने इसको कर दिया ऑटोमेटेड वे से, जो बेस्ट प्रैक्टिस है आपके AWS का, उसके हिसाब से ये आपको सिक्योर और मल्टी अकाउंट बना देगा, ठीक है। गार्ड रेल्स मिलेगा आपको इसके अंदर, पहले से बहुत सारे जो आपके रूल्स होते हैं, प्री कॉन्फ़िगर्ड रूल्स होते हैं, पॉलिसीज़ होते हैं सिक्योरिटी और कंप्लायंस के लिए, वो सब भी इसके अंदर आपको मिलेगा। एक लैंडिंग जोन जैसे मैंने पहले बताया था, एक वेल आर्किटेक्टेड आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो नए मल्टी अकाउंट जो आप इन्वायरमेंट है उसको स्टार्ट करने के लिए। अकाउंट की वेंडिंग भी है, आप आराम से जितने चाहे उतने अकाउंट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। प्रॉपर मतलब जो प्री कॉन्फ़िगर्ड आपके, जैसे आप चाहते हो कि जो पॉलिसीज़ हैं, आपने कुछ पॉलिसीज़ बना लिया, उसी पॉलिसीज़ के बेस पे आपके और अकाउंट्स बने, तो ये उसके थ्रू हो जाएगा। थोड़ा सा इसका डिफरेंस समझ लेते हैं, डिफरेंस से थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। इसका पर्पस जो सबसे पहले होता है, पर्पस सेंट्रली आपको मैनेज करना होता है आपके मल्टीपल अकाउंट्स को, उनके पॉलिसीज़ को। ये कौन करता है, AWS का ऑर्गेनाइजेशन। बट AWS कंट्रोल टावर क्या करता है, वो ऑटोमेट करता है आपके क्रिएशन और जो हम बना रहे हैं ना अकाउंट, उसके क्रिएशन को ऑटोमेट करता है, गवर्नेंस देता है आपको एक अच्छे तरीके से मल्टी अकाउंट आपके AWS के एनवायरनमेंट में। जो अकाउंट क्रिएशन है आपके AWS ऑर्गेनाइजेशन में, वो कैसे होता है, मैनुअल। आपको मैनुअल क्रिएट करना पड़ेगा AWS के CLI से या API से, ठीक है। एक ये है, ये ऑटोमेट करता है। ये आपको अकाउंट फैक्ट्री नाम का एक अलग से होता है, उसके अंदर से आप इसमें
आपके जो अकाउंट्स हैं वो प्री कॉन्फ़िगर्ड लैंडिंग जोन उसके आराम से आपको मिल जाएंगे। पॉलिसी जो होता है इसके अंदर एससीपीज होता है, इस आपके कंट्रोल टावर में आपका गार्ड रेल्स होता है, ठीक है। वो क्या करता है, प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव कंट्रोल्स। प्रिवेंटिव, कुछ किसी चीज़ को प्रिवेंट करना है, ठीक है, किसी चीज़ को डिटेक्ट करना है। जैसे मान लो आपने कुछ पॉलिसीज़ बनाए, आप चाहते हो कि कोई यूज़र जो है किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को खोल ना पाए, तो ये प्रिवेंटिव हो गया, ठीक है। डिटेक्टिव, हाँ, अगर कोई वो एप्लीकेशन खोल रहा है तो आपको पता चले, रोकेगा नहीं वो, तो डिटेक्टिव प्लस प्रिवेंटिव दोनों का आपको अच्छा एक मिल जाएगा। सेटअप कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या होता है कि जो AWS का ऑर्गेनाइजेशन है, मैनुअली आपको करना पड़ता है ना सेटअप, तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न वाला है। बाकी जो आपका AWS का कंट्रोल टावर है वो ऑटोमेट है, प्री कॉन्फ़िगर पहले से इन्वायरमेंट आते हैं, बस आप उसको यूज़ करो। देखो जो वो बने आते हैं वो सब क्या है, AWS ने ऑलरेडी उसको बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू बना रखा है। गवर्नेंस की बात करते हैं, बेसिक पॉलिसी मैनेजमेंट मिलेगा आपको AWS ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और सेंट्रलाइज बिलिंग मिलेगा। AWS कंट्रोल टावर के अंदर आपको कंप्रिहेंसिव गवर्नेंस मिलेगा थ्रू ऑटोमेटेड गार्ड रेल्स के थ्रू। लैंडिंग जोन, आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लैंडिंग जोन बिल्कुल नहीं मिलेगा, जबकि कंट्रोल टावर के अंदर आपको लैंडिंग जोन मिलेगा, ठीक है। अब देखें इसको यूज़ कौन करता है, जो आपके कौन से मतलब यूज़र्स को यूज़ कर सकते हैं। जो एडवांस यूज़र होते हैं, जो कि फाइन ग्रेन कंट्रोल चाहते हैं पॉलिसीज़ के ऊपर, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जाते हैं। और जो यूज़र आउट ऑफ द बॉक्स एक ऑटोमेटेड सॉल्यूशन चाहते हैं आपके मल्टी अकाउंट के लिए, आपको पता है पहले से कि हाँ मेरे ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए मल्टी अकाउंट की ज़रूरत है, या आपकी कोई कंपनी है, आप माइग्रेट कर रहे हो अपने ऑन प्रेमिसेस से AWS की तरफ, तो उस टाइम पे आपको ये जो कंट्रोल टावर है आपकी ज़रूरत पड़ेगी। शॉर्ट में यही कह सकते हैं कि जो AWS ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा देता है, बट मैनुअल अप्रोच में देता है, ठीक है। मैनेजिंग मतलब आपको मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज करने में, पॉलिसीज वगैरह लगाने में। बट कंट्रोल टावर क्या करता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है, इसको ऑटोमेट कर देता है। गवर्नेंस भी हो, कंप्लायंस भी हो, सिक्योर भी हो, तो कहे जरूरत के हिसाब से दोनों। अगर आप, क्योंकि देखो कंट्रोल टावर, देखो ऑर्गेनाइजेशन आप यूज़ करते हो उसमें कोई कॉस्ट नहीं है। माइट भी हो सकता है कि आपको कंट्रोल टावर के अंदर कुछ और भी यूजेस करने पड़े, तो आपको वहाँ पे कॉस्ट इंक्लूड हो सकते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या चीज़ है। मैं यहाँ पे अभी AWS ऑर्गेनाइजेशन पे हूँ, एक बार क्रिएट करता हूँ मैं ऑर्गेनाइजेशन है क्या कहता है, देखते हैं। चलिए, तो हमारे अकाउंट के लिए एक ना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक रूट हो गया, ठीक है। इसके नीचे मेरा मैनेजमेंट अकाउंट है। अभी क्या करते हैं ना, जैसे मैंने बताया था कि OU वगैरह इसके अंदर होते हैं, तो वो थोड़ा समझते हैं कि वो हम किस तरीके से इस पर हम काम करेंगे। यहाँ पे रिमूव फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन है, और भी कई सारे बटन से यहाँ पे आएंगे आपके हिसाब से, मतलब जैसे आप इस पर यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। जैसे अभी मैं रूट पे क्लिक किया मैंने, तो OU यहाँ पे, OU का बटन यहाँ पे क्रिएट न्यू आ गया। मैं क्या करता हूँ, टेस्ट, मैं एक बार टेस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हमने कहा था। एक और बना लेते हैं, रूट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू करना होगा। तो ये देखिए, ये मैनुअल अप्रोच है। यहाँ पे इसको करता हूँ मैं प्रॉड या डेव कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ। ये देखिए आपके OU इस तरीके से बनेगा। इसके अंदर जो है ना, आपके जो अकाउंट है वो जाएंगे। अगर मैं चाहूँ तो जैसे अकाउंट, अगर और भी अगर मेरे पास अकाउंट होते, फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर और भी अकाउंट यहाँ पे होते तो उसको मैं इन OU में डाल सकता था, ठीक है। और इन OU में डालने के बाद अगर मैं पॉलिसीज़ की बात करूँ, जो मैं बात कर रहा था कि पॉलिसीज़ बहुत सारे होते हैं, देखिए सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज़ है। सबसे पहले इसको इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे, देखिए क्रिएट पॉलिसीज़ पे आप जाएं, यहाँ पे पॉलिसी का कुछ भी नाम लिख दें, और ये देखिए बिल्कुल जेसॉन में जैसे होता है ना, ये देखिए, तो ये एक पॉलिसी का पूरा आपको एक जेसॉन देगा। यहाँ पे अपने पॉलिसीज डाल सकते हैं, जैसे हम IAM के अंदर डालते हैं, और यही इस पे अप्लाई होगा। तो ये तरीका है आपका ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का।
यहाँ पे आपको कई सारे सर्विसेज भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जो सपोर्टेड AWS सर्विसेज है ना, उसको आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, ऑल सर्विसेज पे टिक है मेरा। कंप्लायंस के अंदर आएंगे तो कंप्लायंस वाले जो भी है वो दिखाएंगे। ये देखिए कॉन्फ़िग है यहाँ पे, इसके अंदर इसको आप इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आपको अपने हिसाब से कई सारे प्री कॉन्फ़िगर्ड इसके सर्विसेज है, वो सब करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पॉलिसीज़ का सिंपल है, जो भी पॉलिसीज़ आप यहाँ पे करेंगे उसको JSON में आप कॉन्फ़िगर कर दो और उसको आप अटैच कर दो। सेटिंग्स के अंदर देख लेते हैं। सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे कुछ मिलेंगे। डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर AWS सर्विसेज, डेलीगेट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ AWS ऑर्गेनाइजेशन, मान लो आप किसी यूज़र को डेलीगेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो, ग्रुप को भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। जैसे डेलीगेट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आप पॉलिसीज़ के हिसाब से सॉरी ये JSON के हिसाब से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। बाकी ये जितना भी है ये मैनुअल भी है। अगर कंट्रोल टावर की बात करें तो वो थोड़ा सा अलग होता है, उसका सिस्टम थोड़ा अलग है, उसको ना हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, मतलब अगर आपके पास एक नॉर्मल अकाउंट है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं है या ज़्यादा आप छोटे ही मतलब स्केल पे काम करते हैं तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन सही है। बट कंट्रोल टावर जो है ना वो एक अलग ही चीज़ है। वो जैसे मैंने पहले बताया था कि AWS ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर वो काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे ना, हम कंट्रोल टावर और ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको समझेंगे और अच्छे से मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास वो रिसोर्सेज हों ताकि मैं मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करके एक बार समझ सकूं, आपको समझा सकूं कि इसके अंदर होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।